कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका अपराजिता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस बजट को लेकर? देखिए, सबसे पहले बजट की सफलता हम कैसे नापते हैं कि वो आम जनमानस, आपके और हमारे पास कितना पैसा, हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा, उससे नापते हैं कि कैसा बजट होगा। अब अगर आप देखें कि ग्रोथ रेट को पहले ही आईएमएफ ने कट करके 7 से 6.5 कर दिया है। अब आप मान रहे हैं कि 6.1% पे हम ग्रो करेंगे, तो ये एक न्यू नॉर्मल हम मानते हैं कि इस रेट पे अगर मान रही है गवर्नमेंट भी कि सरकार कि हम इस रेट पे ग्रो करेंगे। अब बड़े बड़े वादे करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, तो अगर इस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट रहेगी तो वो हम 2029 के पहले अचीव नहीं कर पाएंगे। इस बार जो बजट, पहले भी हमने देखा बजट आया था, उसमें जितने वादे थे, जितनी प्रॉमिसेस थी, वो सिर्फ जुमले बनके रह गए। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, नहीं हुआ। महंगाई कम होगी, नहीं हुआ। आज आम जनमानस रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान हो गया है क्योंकि घर चलाना तक मुश्किल हो गया है। हम कोविड महामारी के बाद भी बात करें तो हमारा हेल्थ केयर पे जो जीडीपी का फोकस है वो सिर्फ 5% है, एग्रीकल्चर पे सिर्फ 3%, एजुकेशन पढ़ाई पे मात्र 2% रहा है। आज भी देखें तो जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल नहीं आता। 125 रुपए का डीजल आम जनमानस खरीद रही है। आप कैसे सोचते हैं कि आज जब आपका फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ता चला जा रहा है तो आप महंगाई दर कैसे कम करेंगे और रोजगार का सृजन कैसे करेंगे? अगर हम बात करें तो जीडीपी कैसे बढ़ती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ती है, जो सरकार गवर्नमेंट करती है। पर आपका तो इतना डेफिसिट है कि आप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप उम्मीद करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर निवेश करे और प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। पर उसमें क्या होगा? उसमें भी ये दिक्कत आए कि आप लगातार लोन बढ़ाते जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर कैसे लोन, जब इंटरेस्ट रेट्स लोन के बढ़ते जाते हैं बैंकों द्वारा तो लोन लेना भी मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें हुई एमएसएमईज की, स्टार्टअप्स की। आज आप देखेंगे स्टार्टअप्स में किस प्रकार से बद से बदतर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। एमएसएमईज भी स्टैंड स्टिल पर हैं, दे आर इन डिस्ट्रेस। उसके बारे में आप क्या करेंगे इस बजट में? आज अगर देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन 7.8% पे पहुंच गया है, जो कि डेंजर मार्क से बहुत आगे पहुंच गया है। बेरोजगारी की दर की अगर हम बात करें 8.3% पर है। अगर 2016 से तुलना करें तो 5.5 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं वो जॉब मार्केट से निकल गए हैं। इतने लोगों के पास आज रोजगार भी नहीं है। तो ये साफ बात है कि अब की बार लुटेरी सरकार। कोविड महामारी के बाद भी आप लगातार जीएसटी बढ़ाते चले जा रहे हो। आप ठीक है अपराजिता, मैं लौटूंगा, मैं लौटता हूं आपके पास। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन पहुंची हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्हें बजट पेश करने की मंजूरी मिली। अब कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। हर वर्ग को उम्मीदें हैं इस बजट से, काफ़ी उम्मीदें मध्यम वर्ग लगाए बैठा है कि टैक्स में छूट मिले और महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। एमएसएमई सेक्टर को भी काफ़ी उम्मीदें इस बजट से हैं। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी उम्मीदें इस बजट से लगाए बैठा है। देखने वाली बात होगी कि किस वर्ग को क्या मिलता है। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव। क्या इन 2 बातों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। मध्यम वर्ग को क्या मिलता है इस बजट में? रेलवे का भी बजट होने वाला है। रेल यात्रियों को क्या कुछ सुविधा इस बजट से मिलेगी? क्या किराए में कटौती होगी? नई ट्रेनों की शुरुआत होगी? क्या कुछ होगा? बस कुछ ही देर में साफ हो जाएगा किस सेक्टर को क्या मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में बताएंगी। तो मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट है ये। अब से कुछ देर में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो चलिए चर्चा पर हम दोबारा लौटते हैं। आदित्य जैन अर्थशास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, पहली राय आपकी, पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर। देखिए, कल जिस तरीके से आर्थिक सर्वे पेश किया गया उससे लगता है कि यह थोड़ा सा बजट जो है लिबरल रहेगा। टैक्स सुधारों की गुंजाइश सरकार के पास है और आने वाले चुनाव देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार मोदी सरकार, जिनकी छवि जो है वो चुनाव को ना देखते हुए बजट पेश करने की है, इस समय उनको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि लगभग पूरे 140 करोड़ जनता में से 5% लोग टैक्स भरते हैं और उसमें से भी ज़्यादा सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी रहते हैं और जो धनाढ्य वर्ग रहता है वो करता है। और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि बाकी के लोग टैक्स भरना पसंद नहीं करते। सरकार को ये समझ में आ भी गया है और समझ में आ भी रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस समय इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कुछ रियायत बरतनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश के लगभग 18 करोड़ जो मंझोले और छोटे किसान हैं उनको देखना चाहिए, उनको नई टेक्नोलॉजी से युक्त उनको से सुविधा दें, जो फर्टिलाइज़र सुविधा है वो दें। और जहाँ तक जो मेरा मेन प्रश्न है कि आज हम दुनिया के सामने लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि जो विदेशी निवेश हिंदुस्तान में आना है, विदेशी कंपनियां जो आना है, वैश्विक घटनाक्रम के साथ साथ जैसे ही वैश्विक माहौल सुधरता है तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो रेड कारपेट बिछाकर उन कंपनियों को स्थापना देना, जिससे हमारी धीरे धीरे आने वाले 2-3 साल में जीडीपी जो है 6.8 से बढ़कर 7 से 8% के बीच में हो सके। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, अभी कैपिटल गेन जो है 1 साल के ऊपर 1 लाख रुपए फ्री, टैक्स फ्री है। मेरा ये माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है, मैंने उनको लिखा भी था कि आप इसको पूर्ण पिछली बार की तरह 3 साल का कर दीजिए और अनलिमिटेड जो इनकम होती है स्टॉक मार्केट से, BSE 500 से, उसको टैक्स फ्री कर दिए, जिससे हम FDI और FII की जो सेलिंग प्रवृत्ति है उससे हम ठोस तरीके से लड़ सकें। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ अगले 5 साल बहुत अच्छे होंगे। तीसरी बात मैं चाहता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि इस समय देश में बेरोजगारी की स्थिति थोड़ी सी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है। तो सरकार को ये चाहिए कि जो रोजगार है उस पर पूर्णतः ध्यान दे। मैं ये चाहता हूँ ये 4-5 काम हो जाएं तो सरकार जो अगला अपूर्ण बजट पेश करेगी, क्योंकि चुनाव है और सरकार को अगर अच्छी स्थिति में लाना है, चुनाव में जिताना है, तो आम आदमी की भावनाओं को समझना चाहिए। आप देश की तरफ देख रहे हैं, ये बात सही है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ये बात भी सही है, लेकिन अभी दुनिया में यूरोप और US से मंदी की आहटें आ गई हैं। अभी हमको उसके बचाव के लिए हमको क्या करना है? कोरोना में हम घाटे में नहीं गए थे, GDP हमारी कम हुई थी, हम धीरे धीरे उभर गए हैं। आज 140 करोड़ जनता के दम पर पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक रेल की बात है, अभी भी कोरोना के बाद पूर्णतः रेल पटरियों पर नहीं आई। मोदी सरकार के जो पिछले ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जिसमें हाइड्रोजन वाली ट्रेनें, बुलेट ट्रेनें, जो मेक इन इंडिया की ट्रेनें, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काम पूरा होना है। नई रेल पटरियाँ बिछनी है, नए छोटे स्टेशन सुदृढ़ होने हैं और साथ साथ इनको बड़े बजट की भी आवश्यकता है। जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें जो साप्ताहिक ट्रेनें हैं, जहाँ व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो साप्ताहिक ट्रेनों के फेरे उनको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये सब बातें अगर करती हैं तो मैं समझता हूँ अमृतकाल का बजट जैसा माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, मैं उनको और इसमें आशावाद की झलक दिखनी चाहिए।
ठीक है, वो बहुत अच्छी बात कही आपने आदित्य जी। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, राजू मालवीय जी, बीजेपी नेता। राजू जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजीव जी, आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है आपको, जो पिछला बजट पेश किया था मोदी सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, क्या उस बजट से इतर इस बजट में बहुत कुछ होगा हर वर्ग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ होगा। देखिए, जैसे अभी अर्थशास्त्री जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की सरल शब्दों में कि यूरोप में मंदी चल रही है, अमेरिका मंदी से छूता नहीं है, उसकी आंच निश्चित रूप से जो दक्षिण एशियाई देशों में आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है और जो मंझोले और स्मॉल एसएसआईपी है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, उसके ऊपर इस बार बहुत फोकस रहेगा। क्योंकि जो रोजगार कोर सेक्टर के अलावा जो सबसे यदि ज्यादा रोजगार देता है तो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री देती है, या सूक्ष्म और लघु उद्योग देता है, जिसे हम सरल शब्दों में कहें। और उसकी ओर देखिए, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और चीन से जो बाकी देशों ने मुंह मोड़ लिया है, तो निश्चित रूप से जो इंडस्ट्रियल हब है वो भारत, पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, वो भारत की ओर देख रहे हैं और हमारा निर्यात बढ़ेगा। और इसके लिए अगर जैसे अभी मैडम भी कह रही थी कि हम बड़े उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पूंजीगत निवेश करते करते वो बार बार सरकार से फंडिंग की मांग करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोर सेक्टर से ज्यादा अगर स्मॉल सेक्टर में। और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि निश्चित रूप से जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट जिस प्रकार से बहुत सफल हुए हैं, और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो नौकरी छोड़ रहे हैं, वो नौकरी छोड़कर अपना नवाचार कर रहे हैं, अपना नवा उद्योग डाल रहे हैं। तो और जिस प्रकार से मोदी सरकार पिछले 8 वर्षों में सड़कों की दशा राजीव जी, दो मुख्य बातें हैं, दो बड़ी परेशानियां हैं देश के सामने इस समय। एक तो महंगाई और दूसरा, युवाओं की बात करें तो हम बेरोजगारी। क्या लगता है आपको, इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार इस बार कुछ बड़ा करने जा रही है क्या? बिल्कुल बड़ा करने जा रही है। कोरोना काल में भी मैं आपको बताऊं कि छोटे उद्योगों को वापस नवजीवन देने के लिए उन्होंने फंडिंग किया था। जिस बैंक के साथ जिसका ओडी लिमिट या सीसी लिमिट है, उसके अलावा उससे वापस उद्योग अपनी पुनर्स्थापना में पुनर्जीवन प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार से अभी भी निश्चित रूप से इस बजट में छोटे मंझोले उद्योगों को प्राणवायु देने के लिए मोदी सरकार कुछ न कुछ करने जा रही है, जिससे जो सबसे बड़ी बात है देश में, जो बेरोजगारी की, उसके ऊपर लगाम रहेगा। और महंगाई के लिए देखिए, हमने जो एक्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी है, काफी लिबरल रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि आज पाकिस्तान भारत से आटा मांग रहा है, तमाम दुनिया के दूसरे देश सिल्क मांग रहे हैं, हम कॉटन वो कर रहे हैं। तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा और महंगाई भी। बीच में आप देखेंगे कि जब काफी ज्यादा वर्षा हुई थी, तो हमारे यहाँ जो जिन्स है, खाद के जिन्स, आलू प्याज हो या दाल है, उसके प्राइस बढ़ रहे थे। लेकिन तुरंत सरकार ने निर्णय लिया और लगभग 1000 मीट्रिक टन के जितने भी खाद्य महंगाई पे काबू पाया जा चुका है। जी, लौटूंगा आपके पास। राजू जी के पास मैं जाना चाहूंगा। बीजेपी नेता राजू जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। क्या कुछ कहेंगे राजू जी? लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, और कई सारे 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव यहां पर होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। राजू जी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है आपको, उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी मोदी सरकार? बिल्कुल, निश्चित रूप से उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आज वैश्विक परिस्थितियां हम सब के सामने हैं, देश की स्थितियां भी हम सबके सामने हैं। ये बजट अमृतकाल का बजट है। इस बजट में जहां हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज के बजट का हर बिंदु भारतवासी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन का नया सवेरा लेकर आएगा। रोजगार की दिशा में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से बातचीत की कि सूक्ष्म लघु उद्योग को जो बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि बढ़ावा मिलेगा और जिससे रोजगार बढ़ेगा। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी है कि देशवासियों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना काल में मंत्र दिया था, वोकल फॉर लोकल, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारा। और उतारने के साथ साथ आज हम पड़ोसी देशों की वस्तुओं का
कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हमारे यहाँ इंपोर्ट कम हो गया और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। यह भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सरकार की मंशा के साथ साथ देशवासी जब जुड़ जाता है तो उस देश की परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होता है, और वही आज के बजट में आपको देखने को मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर या सूक्ष्म लघु उद्योग की दिशा में एक बड़ा वो मिलेगा। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संसद में पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद बजट भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट पेश करने के लिए पहुंच चुकी हैं। राजू जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस से था। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित जी इस बजट पर? बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता मेरी बड़ी बहन अभी कह रही थी, और मेरे मित्र भाजपा के जो प्रवक्ता हैं मेरे साथ बैठे हैं, मुझे लगता है उनको इंट्यूशंस हो रहा था, और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है होप इज़ वेरी हाई। बट जिस प्रकार से पुराना 8 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो वादे, जैसा अभी अपराजिता जी ने भी कहा कि जो पूर्व वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हो, 8 साल में 16 करोड़ लोगों को इनको रोजगार देना था, लेकिन 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। महंगाई आप देख लीजिए, जिस प्रकार से महंगाई इनके बढ़ी है, मुझे लगता है केंद्र की बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान, उनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। और अगर अर्थव्यवस्था की समझ होती तो आज महंगाई अपने चरम सीमा पे नहीं होती, लोगों को त्राहिमाम नहीं करना पड़ता। लेकिन आज देखिए, जब सरकार को आज उनका आपने जैसा कहा कि 9 राज्यों में चुनाव है, ये 23 का बजट 24 पे नजर, और जिस प्रकार से इनको अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है, तो मुझे लगता है ये पूरी तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बजट होगा। लेकिन फिर भी ना इनको ना ये महंगाई पे, जिस प्रकार मैंने कहा कि जनता को जो राहत देने का काम इनको करना था, जो जनता को इन्हें मलहम लगाने का काम करना था, पिछले 8 सालों से इन्होंने उस जख्म पे नमक रगड़ने का काम किया है। तो ये जुमलेबाज सरकार है, बहुत ज्यादा जनता को उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे एक ही चीज आपके माध्यम से कहना है कि केंद्र की सरकार आज जो बजट पेश कर रही है, जो सीतारमण जी अपना 5वां बजट पेश कर रही है, और मुझे लगता है कि कम से कम जनता को रिलीफ देना चाहिए। आपने ठीक कहा कि लोगों को रोजगार, जो युवा है उनको रोजगार के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। एमएसएमई पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो रहा है। रही बात कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि एक अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि इसके कोई भी रिस्पॉन्सिबल अगर है, सोल रिस्पॉन्सिबल है तो केंद्र की बैठी हुई सरकार, जिसे अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे लगता है कि चूंकि उनका ये आखिरी बजट, पूर्ण आखिरी बजट है, तो वो चुनौतियों से भरा भी होगा, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं। अब हम देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या रिजल्ट। बिल्कुल, सबको उम्मीदें ही हैं, सबको उम्मीदें ही हैं, और बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, पूरे देश के सामने। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी संसद पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी, और वित्त मंत्री भी संसद पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।